नमस्कार मित्रों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने अपने ऑफिशियल पेपरों को अपलोड कर दिया है। तो मित्रों, मैं आपको ऑफिशियल पेपर को ही हल करवा रहा हूँ। मित्रों, ये 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का यानी बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों का पेपर था। तो मित्रों, चलिए देखते हैं आपके पेपर को। देखिए मित्रों, आपके पेपर में सबसे पहला पार्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। ऑप्शन 1, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। ऑप्शन 2, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप के रूप में विकसित होता है। ऑप्शन 3, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। ऑप्शन डी, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पहला ही ऑप्शन गलत था, बाकी अन्य तीनों ऑप्शन सही थे। अतः यहाँ आंसर निकल के आ रहा है हमारा डी, यानी केवल एक। चलिए अगला प्रश्न, तब होता या होती जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन 1, वृद्धि। ऑप्शन 2, विकास। ऑप्शन 3, शारीरिक बदलाव। और ऑप्शन 4, सामाजिक परिवर्तन। देखिए मित्रों, यहाँ इसका आंसर जो है आपका, ये आंसर था ऑप्शन 2, विकास। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सी बचपन की विशेषताएं नहीं हैं। ऑप्शन 1, प्राकटोली की आयु। ऑप्शन 2, अनुकरणीय आयु। ऑप्शन 3, सवाल करने की आयु। ऑप्शन 4, खिलौनों की आयु। तो देखिए मित्रों, यहाँ जो आपका ऑप्शन था वो ऑप्शन है बी, अनुकरण की आयु। अगला चलिए, अगला प्रश्न था, प्रकृति एवं पोषक व्यवहार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन 1, आनुवंशिकी एवं वातावरण। ऑप्शन 2, व्यवहार एवं वातावरण। ऑप्शन 3, वातावरण एवं जीव विज्ञान। ऑप्शन 4, वातावरण एवं पालन पोषण। तो देखिए मित्रों, यहाँ जो ऑप्शन था वो ऑप्शन 1 सही था, आनुवंशिक एवं वातावरण। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न था, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है। ऑप्शन 1, 130। ऑप्शन बी, 140। ऑप्शन सी, 55। ऑप्शन डी, 120। तो देखिए मित्रों, यहाँ जो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि है वो 140 होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए चाहिए। ए, प्रत्येक बच्चा को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्रों के बीच के अंतर को कम करवाने हेतु, छात्र एवं छात्राओं की क्षमताओं को और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, डी, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ हैं, सीखने के लिए समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो देखिए मित्रों, इसका जो आपका आंसर था वो आंसर डी नंबर निकल रहा था कि यह समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, 16 वर्ष आयु का बालक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक लाता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष क्या होगी। तो देखिए मित्रों, इसका आंसर निकल के आ रहा था 12। इसकी जो आयु होगी मित्रों वो 12 होगी और ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो रहा था। अगला प्रश्न, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन 1, थॉर्नडाइक। ऑप्शन 2, थर्स्टन। ऑप्शन 3, गिलफोर्ड। और ऑप्शन 4, थॉमसन। तो देखिए मित्रों, इसका जो जवाब था वो ऑप्शन 4, थॉमसन था। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। ऑप्शन 1, निर्धारण मापनी। ऑप्शन 2, अवलोकन। ऑप्शन 3, साक्षात्कार। और ऑप्शन 4, कथानक संप्रत्यक्षण विधि। तो देखिए मित्रों, इसका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन डी था आपका, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। अगला प्रश्न पूछा गया था, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित होती है। अति सक्रियता से, कम बोधगम्यता से, अभिसारी चिंतन से और अपसारी चिंतन से। तो देखिए मित्रों, इसका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन डी था, अभिसारी चिंतन से। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। ऑप्शन 1, तीव्र चिंता। ऑप्शन 2, अपराध बोध के बारे में कानूनी सोच। ऑप्शन 3, बीमारी का डर। और ऑप्शन 4, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति।
तो मित्रों आपका इसका जो आंसर था वो था विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं? अव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता और अति सक्रियता। देखिए मित्रों इसका जो आंसर था वो आंसर था आपका कि प्रतिभाशाली बालक में अव्यक्ति में नव्यता भी होती है और जिज्ञासा भी होती है, अर्थात इसका बी नंबर, पहला और दूसरा ऑप्शन बी नंबर आंसर सही था। अगला प्रश्न पूछा गया मित्रों, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया? बुद्धि लब्धि का जो आपका फार्मूला है, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे काल्पनिक आयु इक्वल टू 100। तो देखिए मित्रों सीधा ही प्रश्न पूछा गया था और इस प्रश्न का आंसर था टर्मन महोदय द्वारा, बी नंबर आंसर सही था। अगला प्रश्न, रवि की बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, बर्तनी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान में उसने ग्रेड बहुत कम हैं, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधी, डिस्ग्राफिया, इसके अलावा डिसलेक्सिया और डिस्फेजिया। तो देखिए मित्रों इसका जो आंसर हो रहा था, इसका आंसर है आपका डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधित समस्या, यानी आपका सी नंबर आंसर सही हो रहा है इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? स्किनर, वुडवर्थ, क्रोएनक्रो, ग्रेडसेम अन्य। तो देखिए मित्रों इसका जो आंसर था ये आंसर था आपका ए, स्किनर महोदय द्वारा। अगला प्रश्न, कक्षा 2 की छात्र सृष्टि को अध्यापका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती की चिन्हित करके सही कराया। यह अधगम का कौन सा प्रकार था? नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। तो देखिए मित्रों ये जो आपका आंसर था ये आंसर था सकारात्मक स्थानांतरण, उसका बी नंबर ऑप्शन सही था आपका। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति में एक दिन में 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। तो देखिए मित्रों यह है द्वंद्व, अलग अलग परिस्थितियों का होना। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो देखिए मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर था आपका वो था क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करते हुए टीवी देख लेगी। और इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि जिससे वह प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए विद्यालय में नाम रोशन करना चाहेगी। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो देखिए मित्रों ये जो आपका प्रश्न था इस प्रश्न का आंसर हो रहा है आपका जो डीमा यानी मेघा वाला आंसर सही हो रहा है मित्रों। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, वी.एस. ब्लूम। देखिए मित्रों इसका आंसर हो रहा है आपका डी नंबर वी.एस. ब्लूम। अगला प्रश्न, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियां में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता, बच्चे को लेकर प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो देखिए मित्रों ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का आपका आंसर था आपका कि बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह तैयारी घंटे कितने निर्धारित होते हैं? 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे। देखिए मित्रों सीधा ही प्रश्न था 45 घंटे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और अभिक्षमता।
देखिए मित्रों, ये जो प्रश्न है इसका आंसर अभिक्षमता, और सारी विशेषताएं तो हैं लेकिन अभिक्षमता जो है ये भिन्न है। अगला प्रश्न, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण हैं? अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु और वातावरण। तो देखिए मित्रों, इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर था बच्चा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सकें, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान को नोट्स ले सकें, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए सकें, छात्रों और शिक्षक में पारंपरिक अंतरक्रिया प्रोत्साहन कर सकें। तो देखिए मित्रों, ये जो आपका प्रश्न था, इस प्रश्न का आंसर आपका था छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतरक्रिया को प्रोत्साहन मिले। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ था एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक अनुपयुक्त अनुसंधान, एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। तो देखिए मित्रों, इसमें आपका जो आंसर है वो था एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। अगला प्रश्न पूछा गया था, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए? अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक और तानाशाह। तो देखिए मित्रों, एनसीएफ एक ही बात कहता है कि एक शिक्षक जो है क्या है, एक शिक्षक सुविधादाता है, एक शिक्षक को सुविधादाता होना चाहिए। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चे को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करना, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाइयों और समस्याओं क्षेत्रों को निदान करने के लिए उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो देखिए मित्रों, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर बैठ रहा है आपका कि उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम जीवन उत्पादन जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए सफल रहें, डी नंबर। अगला प्रश्न था आपका मित्रों, मिलान करने की बात थी, समीप, दूराभिमुख, सिर से पैर, सिर पदाभिमुख, विभिन्न, बच्चे भिन्न भिन्न, दर से, अंतर व्यक्तिक विभिन्नताएँ और अंतर व्यक्तिक विभिन्नताएँ। तो देखिए मित्रों, ये जो आपका प्रश्न है इसमें केवल क्या है, केवल मिलान करना था मित्रों, और मिलान करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा था मित्रों ए नंबर आपका। और इसमें मिलान की स्थिति बन रही थी अपन को, सबसे पहले समीप दूराभिमुख दिशा जो है वो होती है शरीर के केंद्र और बाहर की ओर। इसके बारे में जो अपनी सिर पदाभिमुख अवस्था होती है वो सिर से पैरों की ओर होती है। अपन दो जब ऑप्शन मिला लेते हैं विद्यार्थियों तो आपका ऑप्शन निकल कर आ रहा है DABC, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, विकास से की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य और सामान्य से आसान। तो मित्रों, विकास हमेशा जो है सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर बढ़ता है। चलिए मित्रों, अब आपके मैं हिंदी के प्रश्नों को हल करा रहा हूँ। जिन विद्यार्थियों को हिंदी भाषा फर्स्ट थी उनके प्रश्नों की तरफ बात करेंगे। अब देखिए मित्रों, 31वां प्रश्न था, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है, यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया और भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि में दी जा सकती है। तो देखिए मित्रों, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर है भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि में दी जा सकती है। अगला प्रश्न, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जाती है? केवल किताबी ज्ञान से, सामाजिक पर्यावरण से, प्रगति सूचक लेखाचित्र से, इनमें से कोई नहीं। देखिए मित्रों, ये दी जाती है सामाजिक पर्यावरण से। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से कराया जा सकता, इसमें विद्यार्थी की भाषाई कौशलों में दक्ष किया जा सकता है, इसमें व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है। तो देखिए मित्रों, इस प्रश्न का जो आंसर आ रहा है, ये इस प्रश्न का आंसर है यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली कक्षा के लिए उपयोगी
नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? और मित्रों इसमें अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देशन, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन और कलात्मक प्रयोजन। देखिए मित्रों, इसमें विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखना प्रारंभ करना उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई? प्राथमिक स्तर के, उच्च प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के और उच्च माध्यमिक स्तर के। देखिए मित्रों, ये जो प्रश्न है इसमें प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए बात की गई। अगला 36वां प्रश्न, भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है सुनना और बोलना, लिखना और पढ़ना, बोलना और लिखना, पढ़ना और लिखना। देखिए मित्रों, ये है बोलना और लिखना। अगला प्रश्न 37वां, अनुलेख किस कौशल से संबंधित है? श्रवण, वाचन, लेखन और वादन। देखिए मित्रों, अनुलेख जो है आपका लेखन कौशल से संबंधित है। अगला प्रश्न, लिंगाफोन रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की यंत्र सामग्री है? प्रक्षेपक, दृश्य, दृश्य शब्द और दृश्य सामग्री। देखिए मित्रों, ये श्रव्य सामग्री है, आपका डी में ऑप्शन सही है। भाषा प्रयोगशाला के अनुसार में सम्मिलित नहीं है परामर्श कक्ष, श्रवण कक्ष, नियंत्रण कक्ष और विश्राम कक्ष। देखिए मित्रों, इसमें विश्राम कक्ष नहीं है, बाकी और तीनों हैं। अगला प्रश्न, सैस्वर वाचन का गुण है अस्पष्ट उच्चारण, क्षिप्रता, उचित ध्वनि निर्माण और अस्वाभाविकता। तो देखिए मित्रों, इसमें जो है इसमें है उचित ध्वनि निर्माण। अगला प्रश्न, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विशेषज्ञ द्वारा होना चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में सहानुभूति निष्ठा आवश्यक होनी चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए। तो देखिए मित्रों, ये जो ऑप्शन था इसमें मौखिक मूल्यांकनकर्ता में निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, बी में ऑप्शन। अगला प्रश्न था, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है? माइकेलिस, सी रॉस, ब्लूम और राइस्टोन्स। तो देखिए मित्रों, ये जो परिभाषा है ये परिभाषा है माइकेलिस की। अगला प्रश्न, विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने हेतु करवाए जाने वाले शिक्षण कहलाता है सूक्ष्म शिक्षण, ब्लॉक शिक्षण, अभ्यास शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। तो देखिए मित्रों, ये कहलाता है अपना उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। इसमें विद्यार्थियों को निरंतर मूल्यांकन होता है, विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। इनमें अभिभावक और विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति की जानकारी प्राप्त होती है। यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात बहुत कम हो। तो देखिए मित्रों, ये इसमें आएगा, यह प्रणाली तब लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो, तभी ये जो है प्रणाली है मित्रों ये लाभकारी रहती है। अगला प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? 2, 3, 1 और 4। देखिए मित्रों, इसमें जो है 2 पदों का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपको गद्यांश का था और गद्यांश में पूछा गया सदैव का संधि विच्छेद बताइए। देखिए मित्रों, कई बार बता रखा है जहाँ 2 मात्रा आ जाएँ वहाँ हमेशा जो है वृद्धि संधि होगी, और इस बार कारण क्या विच्छेद पूछा गया। तो देखिए मित्रों, विच्छेद में जो है सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदु प्लस एव और सदा प्लस एव। तो देखिए मित्रों, यहाँ जो बिना मात्रा वाला जो एव है यानी आपका डी नंबर ऑप्शन जो है सदा प्लस एव, ये सही ऑप्शन था। निम्नलिखित में से विस शब्द का पर्यायवाची है वसु, अनर्व, उरग और गरल। देखिए मित्रों, इसका पर्यायवाची जो था वो गरल पर्यायवाची था।
अगला प्रश्न पूछा गया, विरोधी का विलोम होगा वाहक, अवरोधी, शत्रु और समर्थक। देखिए मित्रों, विरोधी का जो विलोम है वो होता है समर्थक। अगला प्रश्न पूछा गया, गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है। तो देखिए, मनोदशा से मन से दशा, मन पर दशा, मन की दशा और मन को दशा। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें है मन की दशा, मनोदशा। अगला प्रश्न, मनुष्य शब्द है अव्यय, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए मित्रों, मनुष्य जो शब्द है वो मनुष्य शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा में आता है मित्रों। चलिए अगला प्रश्न, फिर आपका अगला गद्यांश था मित्रों। पूछा गया, अमूल्य का अर्थ है जिसका कोई मूल्य न हो, जिसका मूल्य कम हो, जिसका मूल्य लागत से अधिक हो, जिसका मूल्य आंका न जा सके। देखिए मित्रों, अमूल्य के बारे में पूछा गया कि अमूल्य किसे कहेंगे। तो अमूल्य के बारे में है जिसका कोई मूल्य ना हो। अमूल्य यानी कहते हैं ये तो साहब अमूल्य वस्तु है, कीमती वस्तु है। अगला प्रश्न, निधियां शब्द का एक वचन होगा निधि, निधि, निधि और निधि। तो देखिए मित्रों, यहाँ निधि शब्द का एक वचन जो है निधि होगा, छोटी की मात्रा वाली निधि। अगला प्रश्न पूछा गया, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य, संदिग्ध वर्तमान और आसन्न भूत। तो देखिए मित्रों, इसमें जो आपका आंसर था वो आंसर था आपका सामान्य वर्तमान। अगला प्रश्न पूछा गया, भाव शब्द है स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। तो देखिए मित्रों, ये जो आपका शब्द है ये था भाव शब्द, आपका मित्रों पुल्लिंग था। अगला प्रश्न पूछा गया, अचेतन मन का उपयुक्त अर्थ है निश्चिंत, एकत्र, चकित और निर्जीव। देखिए मित्रों, अचेतन का जो अर्थ है वो था चकित, उपयुक्त अर्थ था अचेतन का, अचेतन अवस्था अर्थात चकित। अगला प्रश्न पूछा गया, वाक्य के कितने अंग माने गए। तो देखिए मित्रों, वाक्य के हमेशा दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न पूछा गया, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है विधानार्थक, कर्तृवाच्य, संयुक्त वाक्य और भाववाच्य। तो देखिए मित्रों, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं हमेशा, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य और सरल वाक्य। तो यहाँ इसका प्रकार है संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह और लोप चिन्ह। देखिए मित्रों, दो चिन्हों को जोड़ने के लिए जो चिन्ह होता है वो होता है अवतरण चिन्ह। अगला प्रश्न पूछा गया, सॉरी मित्रों, यहाँ मैं दो को आपको अवतरण बता गया, इसके लिए होता है योजक चिन्ह। अगला प्रश्न, ढाक के तीन पाद लोकोक्ति का सही अर्थ है सबसे अलग विचार रखना, समयानुसार कार्य करना, सदा एक सी स्थिति बने रहना और सीमातीत कार्य करना। तो देखिए मित्रों, इसका आंसर हो रहा है हमेशा एक सी स्थिति बने रहना, ढाक के तीन पाद। अगला प्रश्न, बहुत लज्जित होना के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरा है। तो देखिए, घड़ों पानी पड़ना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना और डंका बजाना। देखिए मित्रों, यहाँ जो आपका हो रहा है वो ऑप्शन हो रहा है घड़ों पानी पड़ना। तो मित्रों, ये आपकी भाषा फर्स्ट की हिंदी मैंने आपको करवाई। मैं लगातार आपका पूरा पेपर करवा रहा हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम अपने 5-5 साथियों को जो है शेयर कर दीजिए। अब मैं आपको जिन विद्यार्थियों की संस्कृत भाषा सेकंड थी उन विद्यार्थियों को जो है संस्कृत को हल करवा रहा हूँ। देखिए मित्रों, जिन विद्यार्थियों की भाषा संस्कृत द्वितीय भाषा के रूप में जिन्होंने संस्कृत को लिया उनकी मैं संस्कृत को हल करवा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी को लेते हैं और द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत को लेते हैं। अतः मैं आपको द्वितीय भाषा के रूप में जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत को लिया है तो मैं यहाँ द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत को हल करवा रहा हूँ। देखिए मित्रों, पेपर की PDF काफ़ी लंबी है, ये तो आपने देखा होगा, पूरा का पूरा मोटा पेपर आता है। पूरा पेपर क्या, बहुत बड़ा पेपर आता है मित्रों। तो मैं आपका जो संस्कृत का पार्ट है उस पार्ट को निकाल रहा हूँ और उस पार्ट को निकालने के बाद
हम अभी आपकी जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत भाषा 2 को ले रखा है उनकी मैं संस्कृत की भाषा को अभी हल करवाऊंगा मित्रों। देखिए मित्रों, अभी चल रहे हैं हम। हाँ मित्रों, संस्कृत भाषा सेकंड आ गई। तो मित्रों, संस्कृत भाषा सेकंड और क्रम से आप ना हमारी क्वेश्चन आ गए। 61वां प्रश्न आ गया। और मित्रों प्रश्न पूछा गया ओ इतस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम। ओ का उच्चारण क्या होगा? दंतोष्टम, कंठोष्टम, कंठतालु और नासिका। देखिए मित्रों, कहा भी जाता है ओदतम कंठोष्टम। तो मित्रों ओ का जो उच्चारण होगा वो होगा कंठोष्ट। अगला प्रश्न, अंतस्थ वर्णा सन्ति यरलव है शय और यफ है। इसके अलावा यम न। तो देखिए मित्रों, अंतस्थ वर्ण हैं वो आपके यरलव है। सीधा ही प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, अहम त्वा पश्यामि इत्यस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तन कुरु। तो देखिए मित्रों, त्वं मया पश्यामि, त्वा मया पश्यामि, त्वं मया दृश्यते, अहम मया पश्यामि। तो देखिए मित्रों, इसका हो जाएगा त्वं मया दृश्यते। अगला प्रश्न, स गुरुवे प्रणमति वाक्यम संशोधतः। स गुरुं प्रणमति, स गुरुवे प्रणमति, स गुरु प्रणमति, स गुरुं प्रणमसि। तो देखिए मित्रों, यहाँ हो जाए आपका स गुरुं प्रणमति। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 65वां, अहम वह चित्रपटय द्रक्ष्यामि वाक्यम संशोधय। तो मित्रों इसमें अहम वह चित्रपटय पश्यामि, अहम वह चित्रपटेन अपश्यम, अहम वह चित्रपटेन पश्यामि, अहम अयम चित्रपटम अपश्यम। तो देखिए मित्रों, इसमें जो आपका ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर डी था, अहम है चित्रपटम अपश्यम। अगला, संसर्गा भवन्ति। तो देखिए मित्रों, संसर्गा के बारे में कहा जाता है कि संसर्गा गुण दोषा। संसर्ग से ही क्या है, गुण और दोष पैदा होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाठशाला विधि अनुसारे शिक्षा आरंभे कस्मात् संस्कारात् पर भवति। इसमें उपनयन संस्कार पश्चातम, केशांत संस्कार पश्चातम, विवाह संस्कार पश्चातम और समव्यापर्तन संस्कार पश्चातम। तो देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन था हमारा उपनयन संस्कार पश्चातम। अगला प्रश्न था मित्रों आपका, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य भंडारकर विधि अपर नाम किम। नवीन विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरणवाद विधि और विश्लेषणात्मक विधि। तो देखिए मित्रों, इसका नाम था व्याकरण अनुवाद विधि, जिसके प्रवर्तक थे श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। अगला प्रश्न था आपका, यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचितं भविष्यति तावत् शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्य पूर्ण न भविष्यति। द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड इत्यस्मिन् पुस्तके किं लिखितं। पिंट महोदयेन, हेराल्ड महोदयेन, इसके अलावा पामरन महोदयन और कॉमिनेन महोदयन। तो देखिए मित्रों, यहाँ आपका पूछा गया था, ये ऑप्शन था आपका पिशेंटेन महोदयन। ये मित्रों पिशेंटेन महोदय द्वारा लिखा गया कथन था। अगला था, संस्कृत शिक्षणम प्रति छात्रेषु रुच्यतार्पणम शिक्षकेन करणीयम। तो देखिए मित्रों, यहाँ जो आपका पूछा गया सही था उत्तर वो था विविध साहित्य गतिविधानां योजनम। ये मित्रों आपका यहाँ ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न पूछा गया, संस्कृत शिक्षणे मस्तिष्क यंत्रम संगणम साधनम वर्तते। दृश्यसाधनम, श्रव्यसाधनम, दृश्यसाधनम केनापि न। तो मित्रों देखिए, यहाँ था अपना दृश्य साधनम। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तकस्य भाषा कीदृशी स्यात्। शिक्षकानां योग्यतानुसार है, लेखकानां योग्यतानुसार है, अधिकारिणां योग्यतानुसार है और बालानां योग्यतानुसार है। तो देखिए मित्रों, सीधा ही प्रश्न था कि भैया पाठ्य पुस्तक की जो शैली है वो तो हमेशा बालकों की योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। अगला प्रश्न, संस्कृत शिक्षणस्य मूल्यांकन प्रश्ने भवति ज्ञानात्मकता, भावात्मकता, क्रियात्मकता, उपयुक्त विधि
पक्ष संबंधता। तो देखिए मित्रों, यहाँ था अपना उपर्युक्त विधि पक्षता। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपचारात्मक शिक्षणे उपचारण कार्य कीदृश भवेते, छात्र स्तरानुसारे, कक्षा स्तरानुसारे, अध्यापक स्तरानुसारे और प्रधानाचार्य स्तरानुसारे। तो देखिए मित्रों, ये जो है हमेशा छात्रों के स्तर अनुसार उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है कि छात्रों का स्तर कैसा है। अगला, संस्कृते चतुर्भाषा कौशलेषु तृतीय कौशलमस्ति, संस्कृत के जो 4 भाषा कौशल हैं उनमें से तीसरा कौशल कौन सा है, लेखन कौशल, भाषण कौशल, श्रवण कौशल और पठन कौशल। देखिए मित्रों, सूत्र भी है सुबोपली LSRW, सुबोपली सुनना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो देखिए मित्रों, पठन कौशल इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अगला आपका 76वां, क्लिष्ट शब्दानुसारम आसानाम नूतन विचाराणाम सुभाषित वाक्यानाम मुख्य भावार्थ है राष्ट्रीयकरणम के विधि श्रेष्ठ करो भवति, व्याकरण विधि, व्याख्या विधि, प्रत्यक्ष विधि और लेखन विधि। तो देखिए मित्रों, इसके अनुसार होती है व्याख्या विधि। अगला प्रश्न मित्रों, एक आपसे गद्यांश पूछा गया और इसके आधार पर पूछना चाह रहा है, धनहीन जीवतवान इत्यत्र कै विभक्ति। मित्रों, इसमें विभक्ति पूछी है और इसमें जो है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। देखिए मित्रों, इसमें विभक्ति हो जाएगी आपकी पंचमी विभक्ति। अगला प्रश्न पूछा गया इसी पद्यांश से, प्राप्तवंत इत्यस्य कै प्रत्यय, कितवतु प्रत्यय, कित प्रत्यय, व्रत प्रत्यय और सानच प्रत्यय। देखिए मित्रों, इसमें प्रत्यय हो जाएगा कितवतु प्रत्यय। अगला प्रश्न पूछा गया, विचार्य इत्यस्य कै उपसर्ग, विच, यत, अर, बी। तो देखिए मित्रों, विचार्य में जो हो जाएगा वी उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, दरिद्रोपहता, इसका संधि विच्छेद पूछा गया था। दरिद्र प्लस उपहता, दरिद्रम प्लस उपहता, दारी प्लस द्रयोपहता और दारिद्रम प्लस उपहता। तो देखिए मित्रों, इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा दरिद्रम प्लस उपहता। अगला प्रश्न, तत्र एक श्रेष्ठ भैरवानंद नाम योगी निवसन्ति स्मः, अत्र वाक्ये विशेषण पद है, तत्र श्रेष्ठ एक योगी है। तो देखिए मित्रों, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा योगी। अगला प्रश्न पूछा गया, अगला आपका पद्यांश था और पद्यांश से पूछना चाह रहा है कि अस्मिन् श्लोके किम छंद है, सादुल विकृतम, वसंतलिका, मालिनी और मंदाक्रांता। तो देखिए मित्रों, इसमें संदर्भ पूछा गया था, सादुल विकृतम छंद था। अगला प्रश्न, श्री वीर भूमे गुणों इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो श्री प्लस वीर भूमे प्लस गुणे, श्री वीर प्लस भूमे गुणे, श्री वीर भूमे प्लस गुणे और श्री वीर भूमे प्लस गुणे। तो देखिए मित्रों, इसमें आपकी संधि हो जाए, इसमें आपका हो जाएगा मित्रों जो है श्री वीर भूमे प्लस गुणे। ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला पूछा था, सदर्ना इत्यस्य कै समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व। तो देखिए मित्रों, इसमें जो है आपका समास था बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न था, हरन्ति इत्यस्य कै प्रत्यय, सत्री, तव्यत, कतवतु और अंति। तो देखिए मित्रों, इसमें जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा सत्री प्रत्यय। अगला प्रश्न, माला इत्यस्य लिंगम अस्ति, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, सर्वलिंगम। तो देखिए मित्रों, इसमें अपनी लिंग हो जाएगी स्त्रीलिंगम। अगला प्रश्न पूछा गया, चंबाली सीमा संख्या संस्कृतेन शब्देन लिखते। तो मित्रों, ये आपकी जो चंबाली संख्या पूछी गई थी और ये अपनी चंबाली संख्या अपन लिखेंगे चतुरस्रवाद शतम, या अपना जो डीमा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला, राम प्रातः
7:30 विद्यालयं गच्छति। रेखांकित समय संस्कृत लिखते सपाद सप्तवादने, पादोन सप्तवादने, सार्ध सप्तवादने, पादोन षष्ठवादने। तो देखिए मित्रों, यहाँ जो है अपना हो जाएगा सार्ध सप्तवादने। आधे के लिए हमेशा सार्ध शब्द आता है संस्कृत में मित्रों। अगला प्रश्न पूछा गया, माहेश्वर सूत्रेषु अच वर्ण किति संधि चतुर्दश, त्रयोदश, नव और एकादश। तो देखिए मित्रों, यहाँ जो है हमेशा नव 10 यानी सी में ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपका संस्कृत में अंतिम प्रश्न पूछा गया था 90वां, मन सत्य से शुद्ध होता है। अस्य वाक्य संस्कृत अस्ति। मन है सत्वात् शुद्ध्यति, मनम सत्येन शुद्ध्यति, मन सत्वात् शुद्ध्यति और मन है सत्येन शुद्ध्यति। तो देखिए मित्रों, इसमें हो जाएगा आपका मन है सत्येन शुद्ध्यति, डी में ऑप्शन। अब मित्रों, मैं आपको जो है आपके गणित के प्रश्न हल कराऊंगा। अब अपन गणित की तरफ चल रहे हैं मित्रों। इसके बाद में आपके गणित के प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि मित्रों अब आपकी जो है हिंदी हो गई, आपका सबसे पहले शिक्षा शास्त्र हो गया मित्रों, और शिक्षा शास्त्र के बाद फिर आपकी हिंदी हो गई, और हिंदी के बाद मित्रों आपका जो संस्कृत हो गया, और अब संस्कृत के बाद में मित्रों अब अपन आपका जो गणित है उसकी बात करेंगे, उसको हल करेंगे, और उसके बाद में अंतिम रूप से आपका जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को हल करेंगे मित्रों। तो आपके गणित की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया मित्रों कि पेपर जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। देखिए मित्रों, आपका गणित अब आ गई है 91 से अपन प्रारंभ करते हैं मित्रों, और 91 में मित्रों देखते हैं 91 से ही। देखिए मित्रों, 91 में गणित में निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। और देखिए मित्रों, यहाँ संख्या अपन की दी हुई हैं 2 गुना 2 गुना 7 गुना 15, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 21, 2 गुना 6 गुना 5 गुना 7 और 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो देखिए मित्रों, आपका इसमें जो आंसर होता है वो डी में आंसर होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 7। देखिए मित्रों, मैथ के जो प्रश्न हैं आपके उनको मैं सरलीकरण के बजाय आपको डायरेक्ट बताता चलूँगा, और आप लोग इनको मिलाते चलना मित्रों। तो देखिए मित्रों, अगला जो प्रश्न है आपका वो पूछा गया था, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तय 60 है एवं महत्तम समावर्तय 5 है, तो निम्नलिखित में से वह संख्याएं कौन सी होंगी। 20 और 30, 10 और 30, 15 और 20 और 15 और 40। तो देखिए मित्रों, यह जो आपकी संख्याएं होंगी ये संख्या होंगी आपकी 15 और 20। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि 1:5:7 का परपद 35 है तो उसका पूर्व पद क्या होगा। 25, 36, 45 और 39। तो देखिए मित्रों, इसका होगा 25। अगला प्रश्न मैथ का पूछा गया मित्रों आपसे, 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 2 दिन में, 8 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में। तो देखिए मित्रों, ये जो आपका प्रश्न था इस प्रश्न का आंसर आ रहा है कि ये काम करेंगे 8 दिन में। अगला प्रश्न था मित्रों, 329 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 310.37, 348.74, 335 और 350। देखिए मित्रों, उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा 350। मिला लेना मित्रों। मैं मैथ के प्रश्नों को ज़्यादा सरलीकरण में आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता मित्रों, क्योंकि पूरा पेपर है फिर बहुत बड़ा समय हो जाएगा और आपको पूरा पेपर देखना भी है। 3 संख्याओं का औसत 40 है, यदि उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 है तो तीसरी संख्या होगी 38, 40, 42 और 44। मित्रों, ये संख्या होगी 44। मित्रों, पूरी तरह से प्रमाणिक आंसर की है। आप आंसर की को चाहें तो कहीं मिला लें, पूरी तरह से प्रयास करके आपको एकदम प्रमाणीकरण का और शुद्धिकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। अगला 3000 पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक ब्याज दर से कितनी राशि हो जाएगी। 2.340। इसके अलावा
3.660 और 4.380 सॉरी 20 और 3.330। तो मित्रों ये जो आपकी राशि हो जाती है, ये आपकी राशि हो जाएगी 3.660, यानी मित्रों 3660। सॉरी मित्रों। अब आपका अगला प्रश्न है 3000 रुपये पर ये प्रश्न तो अभी करा दिया मित्रों। हाँ, अगला प्रश्न मित्रों 2100 मूलधन एवं 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर होगा 336, 168, 1680 और 550। तो मित्रों ये जो आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा मित्रों 168। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न 99वां। एक साइकिल 1800 में खरीदकर 12% लाभ पर बेची तो उसका विक्रय मूल्य होगा। उसके विक्रय मूल्य की बात की गई मित्रों 1584, 2016, 1788 और 1812। तो मित्रों इसका जो मूल्य होगा वो मूल्य होगा मित्रों 2016। अगला प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न था मित्रों दिए गए चित्र में एक मान पूछा गया था 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री और 50 डिग्री। तो मित्रों दिए गए चित्र में अपन को क्या है, एक रीजनिंग स्तर का प्रश्न था और उसमें मान निकालना था और यहाँ मान होता है इसका 10 डिग्री मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों 1 वर्ग मीटर बराबर x वर्ग मिलीमीटर होता है। तो x का मान 1000, 10,000, 1000, इसके अलावा 1000 पर 5 जीरो और 1000 पर 6 जीरो। तो मित्रों यहाँ जो है आपका ये ऑप्शन हो जाएगा 1000 पर 6 जीरो, यानी आपका डीमा ऑप्शन जो है मित्रों वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था मित्रों 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। 1 वर्ग की भुजा जिसकी 15 मीटर है, 3 वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 5 मीटर है, 5 वर्ग मीटर जिसकी भुजा 3 मीटर है, 15 वर्ग मीटर जिसकी भुजा 1 मीटर है। और मित्रों ये जो आपका प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर मित्रों हो जाएगा 15 वर्ग मीटर जिसकी प्रत्येक भुजा 1 मीटर है। अगला प्रश्न मित्रों 103वां प्रश्न पूछा गया था दी गई आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन ज्ञात करना था मित्रों 6y, 6y क्यूब, 22y स्क्वायर, 9y स्क्वायर। तो मित्रों इसका आयतन था 6y क्यूब। अगला प्रश्न था मित्रों संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एवं आधुनिक गुप्त माध्यम है। यह कथन गणित में कि किस मूल्य से संबंधित है? बौद्धिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, कलात्मक मूल्य और सामाजिक मूल्य। तो मित्रों ये जो कथन था आपका, ये कथन गणित शिक्षण के कलात्मक मूल्य से संबंधित है मित्रों, कलात्मक मूल्य। अगला प्रश्न पूछा गया मित्रों, अगला प्रश्न पूछा गया RICE एक समचतुर्भुज है। आकृति में दी गई माप के आधार पर समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। मित्रों इसका परिमाप पूछा गया था 20, 28, 52 और 68। देखिए मित्रों इसका आपका परिमाप ज्ञात पूछा गया था, तो इसका आपका परिमाप था मित्रों 52 परिमाप हो रहा मित्रों इसको, इसका परिमाप था मित्रों 52। अगला प्रश्न था मित्रों गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसका है? मित्रों अब आपसे पूछा गया कि गणित संस्कृता सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? तो मित्रों ये कथन हॉगबेन महोदय का है। अगला प्रश्न था मित्रों निरीक्षण करो और सीखो
के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? आगमन विधि, अभिकृत अन्वेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, इनमें से कोई नहीं। निरीक्षण करो और देखो। ये विधि मित्रों ये आधारित है आगमन विधि पर आधारित, जिसमें उदाहरण से नियम की बात आती है मित्रों। अगला प्रश्न था प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती? मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन और व्याख्यान। देखिए मित्रों इसमें व्याख्यान लागू नहीं होता, क्योंकि आप जान रहे हो मित्रों व्याख्यान जो विधि है वो केवल बड़े बालकों के लिए, कॉलेज स्तर के बालकों के लिए होती है। अतः यहाँ सही आंसर होगा मित्रों व्याख्यान। अगला प्रश्न और उच्च स्तर के बालकों के लिए अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य शिक्षण की कार्यकुशलता का पता लगाना, बालकों में विभिन्न कौशलों का पता लगाना, गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया का सुधार करना, शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना। देखिए मित्रों ये जो आपसे प्रश्न पूछा गया था 109 का प्रश्न, इस प्रश्न में आपका आंसर था गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन की प्रक्रिया में सुधार करना। अगला प्रश्न था मित्रों वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोगशाला विधि। देखिए मित्रों अगर वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि होगी वो आगमन विधि होगी। उदाहरण से नियमों की ओर ले चलेंगे मित्रों। अगला प्रश्न था मित्रों गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है गुणन एवं भाजन के लिए, कोण मापन के लिए, आकृति को छोटा बड़ा दिखाने के लिए और उन्नयन कोण के लिए। देखिए मित्रों गणित में इसका जो प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है आपका कोण मापन के लिए। अगला प्रश्न था मित्रों आपका निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित होता है, गणित एक सार्वभौमिक विषय है और संख्याएं, स्थान, मापन इत्यादि गणित के आधार पर होता है। तो मित्रों ये जो प्रश्न था इस प्रश्न का आपका आंसर हो रहा था कि गणित में सामान्य न्यूनतम का क्षेत्र सीमित होता है। मित्रों इसमें पूछा गया था गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। अगला प्रश्न था जब करिकुलम शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? जर्मन से, लैटिन से, अरबी से, इनमें से कोई नहीं। आपका जो करिकुलम शब्द है वो मित्रों लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न गणित में सारणी बनाना किस विशेष शिक्षण के अंतर्गत आता है? कौशल, अनुपयोग, बोध और ज्ञान। देखिए मित्रों गणित में सारणी बनाना बोध के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न था 10,20,000 पर 305 का सही अंकित रूप क्या होगा? देखिए मित्रों सही अंकित रूप पूछा गया था और आपका सही अंकित रूप होगा वो होगा आपका 1,20,305। अगला प्रश्न पूछा गया था मित्रों अंक 2, 5, 7 और 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताइए। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए कि ये अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होता? 2, 3, 5 और 9। देखिए मित्रों ये जो है ये आपकी संख्या 5 निकल के आती है। अगला प्रश्न था मित्रों निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है? 2569, 6529 और 9556 और 9562। देखिए मित्रों ये आपका 2556 500 का नहीं है मित्रों। अगला प्रश्न था आपका निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों का सही अवरोही क्रम है? 1/2, 2/5, 3/4 और 2/3, 3/4, 3/5, 1/2, 2/5, 3/4, 1/2 और 3/2, 2/5, इधर 3/4, 2/5, 3/5 और 1/2। तो देखिए मित्रों ये जो आपका क्रम था ये आपका क्रम था मित्रों 3/4,
2/3, यह आपका बीमा क्रम है वो सही था। अगला प्रश्न था मित्रों, 1 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? 8, 9, 10 और 11। तो देखिए मित्रों, ये आपकी जो है 10 संख्याएं आती हैं। अगला प्रश्न था मित्रों, निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? 7/3, 25/7, 35/9 और 19/2। तो देखिए मित्रों, ये जो आपका अनुपात है ये आपका सबसे बड़ा है 19/2। चलिए मित्रों, अब आपका जो पर्यावरण अध्ययन है उस पर्यावरण की तरफ आते हैं। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाखा गुजरी सी की प्रार्थना से है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी। देखिए मित्रों, ये तेजा जी लोक देवता से संबंधित है। अगला प्रश्न, सड़क मार्ग यातायात के साधनों का सही समूह बनाइए। जीप, स्कूटर, नाव, साइकिल, कार, जेट, बस, ट्रक, ई रिक्शा, बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी और इसके अलावा फ्लाइंग कार। तो देखिए मित्रों, इसमें जो है आपका बस, ट्रक और ई रिक्शा ये सड़क के लिए उपयुक्त हो जाएंगे मित्रों। अगला प्रश्न था आपका पर्यावरण का, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? ये था मित्रों चिकन पॉक्स, मधुमेह, अमीबिया और डेंगू। सरल ही प्रश्न था मित्रों। डेंगू में क्या है, रक्त में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो मित्रों देखिए, जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर और ब्यावर। तो इसमें मैनचेस्टर जो है भीलवाड़ा को कहा जाता है। इसको टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? तो मित्रों जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर और राजसमंद। देखिए मित्रों, सोनार दुर्ग जो है वो आपका जैसलमेर में है। अगला प्रश्न था मित्रों, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण के धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? गुर्जर, सहारिया, विश्नोई और मीना। तो देखिए मित्रों, ये विश्नोई संप्रदाय ऐसा होता है जो वन संरक्षण के लिए अपनी धार्मिक मान्यता रखता है, जिनके प्रवर्तक जाम्बू जी हैं। अगला है, हिमालय प्रदेश में जल संरक्षण की पुरानी संकल्पना का नाम सुरगम, कट्टा, कुल और एरिस। देखिए मित्रों, ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न में आपका ये था मित्रों आंसर कुल। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई जाती है। महावीर जयंती, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, हनुमान जयंती। देखिए मित्रों, ये मनाई जाती है, ये जयंती है हमारी महावीर जयंती। अगला प्रश्न पूछा गया मित्रों, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ किया गया 2011, 2012, 2013, 2014। देखिए मित्रों, ये जैसे ही मोदी जी पीएम बने थे उस समय नमामि गंगे योजना का प्रारंभ किया गया था और ये नमामि गंगे योजना मित्रों 2014 में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न, मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? पक्षी वर्ग का, सरीसृप वर्ग का, जल स्थल वर्ग का और इसके अलावा मत्स्य वर्ग का। तो देखिए मित्रों, ये जो प्रश्न है इसमें ये इसको सरीसृप वर्ग में भी रखा गया है और कहीं इसकी जो थोड़ी सी बात है और निकल के आ रही हैं वो जल और स्थलचर के बारे में भी कह रहे हैं। दोनों पे थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। ये एक प्रश्न ऐसा है, थोड़ा सा कमेंट करके आप भी बताना। अगला, सूर्य नगरी किसका नाम है? जयपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। देखिए मित्रों, ये सूर्य नगरी है हमारी, ये मित्रों जोधपुर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न था मित्रों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वृद्धि हार्मोन, नरलैंगिक लक्षणों का, इंसुलिन, अंगों वृद्धि, टेस्टोस्टेरोन मादा और प्रोजेस्टेरोन रक्त में। तो देखिए मित्रों, टेस्टोस्टेरोन है वो हमेशा क्या है, नरलैंगिक में होता है। टेस्टोस्टेरोन मित्रों नर में होता है और प्रोजेस्टेरोन हमेशा मादा में होता है। इस प्रकार से अपन को मित्रों केवल 2 का मिलान करना था और 2 के मिलान करने के बाद अपन आंसर पर पहुंच रहे थे मित्रों। 2 का मिलान करने के बाद हम आंसर पर पहुंच रहे थे और मित्रों इसका जो आंसर था
इसका जो आंसर था मित्रों, वो आंसर था इसका आंसर था मित्रों सीमा। मित्रों स्लाइड थोड़ी बड़ी हो रही है। हाँ मित्रों, अभी आंसर की बात चल रही थी, तो देखिए मित्रों, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो हमेशा क्या है, नर लैंगिक से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन मित्रों नर लैंगिक से संबंधित है। और मित्रों प्रोजेस्टेरोन जो है वो मादा से संबंधित था। और इस प्रकार से जब हम मिलान करते हैं तो हमारे प्रश्न का मिलान हो जाता है मित्रों। और इसका जो आंसर निकल के आ रहा था मित्रों, वो आंसर निकल के आ रहा है सी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों, खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 जून और 5 सितंबर। देखिए मित्रों, ये 2 अक्टूबर, जब कारण क्या है मित्रों, गांधी जी की जयंती भी होती है, उस समय खादी के वस्त्रों पर छूट दी जाती है। अगला प्रश्न था, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण? खड़ी ढलान, आंतरिक अत्यधिक ठंड, कम वायु दाब और बर्फीली हवा। तो मित्रों देखिए ये कारण है कम वायु दाब के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? पादप, वायु, जंतु और जीवाणु। तो देखिए मित्रों, ये जो है मित्रों जंतु। अगला प्रश्न था मित्रों, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोज कौन सा है? शहतूत की पत्तियां, जामुन की पत्तियां, नीम की पत्तियां, आम की पत्तियां। देखिए मित्रों, इसमें जो है ये है शहतूत की पत्तियां। रेशम कीट क्या खाता है? शहतूत की पत्तियां। तम्बाकू में कौन सा एल्केनाइन पाया जाता है? कोकेन, कैफीन, निकोटिन, मॉर्फिन। देखिए मित्रों, तम्बाकू में पाया जाता है निकोटिन। अगला, रेबीज का कारण वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा। देखिए मित्रों, रेबीज का जो कारण है वो होता है वायरस। अगला प्रश्न था मित्रों, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? घरेलू वही शराब, इसके अलावा वाहित जल, औद्योगिक वृहत सराय और ह्यूमस पदार्थ। तो देखिए मित्रों, ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न का मित्रों आंसर निकल रहा है आपका घरेलू वही शराब। अगला प्रश्न, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण? कपास, पॉलिएस्टर और नारियल रेशम। देखिए मित्रों, जंतु से प्राप्त जो भोज्य है उसका रेशम है मित्रों। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है अनुशासन बनाना, परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि में सुधार करना। तो देखिए मित्रों, मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि अधिगमकर्ता की जो उपलब्धि है उसमें सुधार करना। अगला प्रश्न था मित्रों, रबी की फसल का उदाहरण है मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अलसी। देखिए मित्रों, रबी की फसल अलसी है, बाकी फसलें खरीफ की हैं। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता? खेल, निष्क्रियता, प्रेरणा और संतोष। देखिए मित्रों, बाल केंद्रित प्रेरणा है उसमें बाल केंद्रित प्रेरणा में प्रेरणा नहीं होता मित्रों। बाल केंद्रित शिक्षा में जो है मित्रों, बाल केंद्रित शिक्षा में निष्क्रियता, खेल होता है, प्रेरणा होती है, संतोष होता है, निष्क्रियता नहीं होती।
अगला प्रश्न, प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? फैक्स, मोबाइल, हरकारे और टेलीफोन। देखिए मित्रों, प्राचीन काल में हरकारे से हुआ करता था। अगला प्रश्न, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण? रेडियो, टेप रिकॉर्ड, बुलेटिन बोर्ड और टेलीविज़न। देखिए मित्रों, ये उदाहरण है, ये उदाहरण है मित्रों टेलीविज़न। श्रव्य दृश्य यानी रेडियो श्रव्य है, इसके अलावा टेप रिकॉर्ड श्रव्य है और बुलेटिन बोर्ड श्रव्य है। केवल टेलीविज़न ही एक ऐसा है जो श्रव्य दृश्य दोनों प्रकार। आपके पिताजी के साले की माँ, आपकी क्या रिश्ता होगा? मामी, नानी, मौसी, बहन। देखो मित्रों, इससे रिश्ता होगा नानी। अगला प्रश्न था, फूलडोर महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर, जैसलमेर, शाहपुरा, अलवर। देखिए मित्रों, फूलडोर महोत्सव शाहपुरा का है और शाहपुरा में मित्रों भीलवाड़ा। फूलडोर महोत्सव शाहपुरा मित्रों भीलवाड़ा। अगला प्रश्न था मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह? बृहस्पति, पृथ्वी, बुध और मंगल। देखिए मित्रों, ये था बुध। मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि हम बिल्कुल आपको प्रमाणिक आंसर की बता रहे हैं मित्रों। आप चाहें तो कहीं भी फिर इसको मिला लेना। नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है चौराहा, पैदल मार्ग, रेलवे क्रॉसिंग और सकरी पुलिया। देखिए मित्रों, नीचे जो ये है ये करता है पैदल मार्ग को इंगित। अगला प्रश्न मित्रों, हमारा राष्ट्रीय पंचांग जनगण मन, वंदे मातरम, इसके अलावा शिवरा पंचांग और राष्ट्रीय शक। देखिए मित्रों, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो राष्ट्रीय शक है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपका पेपर पूर्ण हुआ। चैनल को हमारे को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।